अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में ऑडिट एविडेंस को स्टार्ट किया, उसको हम फर्दर जो है कंटिन्यू करेंगे। हमने ऑडिट एविडेंस से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने प्लानिंग स्टेज पे ऑडिट प्रोग्राम्स को डिस्कस किया, इंटरनल कंट्रोल्स को डिस्कस किया एंड देन ऑडिट एविडेंस को हमने थोड़ा सा भी इसमें हमने डिस्कस किया है। सो ऑडिट एविडेंस में हमने क्या पढ़ा कि ऑडिट एविडेंस मींस द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजंस on which the audit opinion is based. And audit evidence will comprise source document and accounting records, underlying financial statements and corroborating information from other sources. हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस किया। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स होते हैं क्लाइंट के, जिसको हम असेस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आवर ऑडिट। एंड देन हमने कॉर्पोरेटिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया। कॉर्पोरेटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? एक कॉर्पोरेटिंग एविडेंस होता है, ये इन सपोर्ट करता है टेंड या इंटेंड्स और टेंड्स टू सपोर्ट करता है और इनिशियल ऑडिट एविडेंस को दैट इज ऑब्टेन्ड like through the source document as we have discussed earlier. So what is an appropriate audit evidence? जो होता है audit का, that can be influenced by the four factors. The factor number one is auditor assessment of inherent risk, both at the financial statement level, at the account balance level and class of transaction level. Then audit whether the audit evidence is appropriate or inappropriate. This might be affected by the auditor's understanding of accounting and internal control system, or it can be influenced by the materiality level or materiality threshold that is set by the auditor. Then again, what is an appropriate audit evidence or not? It can be affected or influenced by the financial information. अब हमने ये देख फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द क्लाइंट। अब हमने ये देखना है कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम किस सोर्स से हमारे पास आई है, क्या वो रिलायबल है या नहीं है, और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो इटसेल्फ है क्या वो रिलायबल है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट या नहीं है। इसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस को डिस्कस किया। हमारे पास इंटरनल सोर्सेज होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम होता है, नॉन फाइनेंशियल डाटा होता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, ये हमने अर्लियर में डिस्कस किया इन डिटेल। देन एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, लीगल एडवाइजर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं, ये थर्ड पार्टीज होती हैं। देन हमने जनरल सोर्सेज को डिस्कस किया, ट्रेड जर्नल्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एसोसिएशंस, गवर्नमेंट लॉज एंड पब्लिक पॉलिसीज। एंड देन हमने डिफरेंस को डिस्कस किया बिटवीन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड द सब्सटेंशियल टेस्टिंग। आज जो हम शुरू करने लगे हैं, दैट इज व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेसन ऑन कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ ऑडिट असेशंस is what financial statement assertions का मतलब क्या होता है? confidence level of audit evidence. अब देखिए, जो financial statement assertions होती हैं इसके दो लेवल होते हैं। at while carrying the test of controls. now test of controls क्या होते हैं? ये चीज आप समझने वाली है, याद रखिएगा। एक होते हैं control procedures, एक होते हैं test of controls. control procedures are opted by the client, by the entity we are going to audit as an external auditor. वो किस लिए होते हैं? to safeguard the asset of the company. ठीक है। कंट्रोल प्रोसीजर्स आर ऑप्टेड बाय द एंटिटी और बाय आवर ऑडिट क्लाइंट फॉर द पर्पस ऑफ सेफगार्डिंग एसेट्स। जबकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट व्हिच आर डिजाइंड टू टेस्ट द कंट्रोल प्रोसीजर्स adopted by our client. Control procedures are adopted or opted by the client. Test of controls are the audit procedures which are adopted by the auditor to carry out to understand the control procedures of the entity. Now हमने सबसे पहले ये जब ऑडिट पे जाना है, हमने ये देखना है कि क्या वहां पे इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट करें। एक्जिस्टेंस, द इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट। इफ यस, अगर नहीं करें फिर तो रिपोर्ट ही क्वालिफाई होगी। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि whether these internal control procedures which are already applied or adopted by the client are effective, are efficiently in operation. पहली बात एग्जिस्ट करें, दूसरी बात है कि efficiently operations जो है चल रहे हैं, और तीसरी बात ये कि क्या वो these controls have so operated throughout the period of intended reliance
बाय द ऑडिटर क्या होता है, 12 मंथ्स होते हैं, फाइनेंशियल ईयर के 12 मंथ्स होते हैं। एज एन ऑडिटर हमने ये देखना है कि ये इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स एग्जिस्ट कर रहे थे। ऐसा तो ये कि पहले 3 से 4 माह ये नहीं थे, देन पांचवें या छठे माह, फाइनेंशियल के पांचवें या छठे माह से ये क्लाइंट ने ऑप्ट कर लिया और ये 7 से 8 महीने इन ऑपरेशन रहे। नहीं, इट शुड बी देयर फॉर द इंटेंडेड पीरियड ऑफ रिलायंस बाय द ऑडिटर। तो ये कम से कम पूरे 12 माह जो है इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर एग्जिस्ट होने चाहिए, एफिशिएंटली इन ऑपरेशन होने चाहिए, और पूरे 12 माह के लिए ये इन ऑपरेशन एटलीस्ट होने चाहिए। नाउ सेकंड थिंग इज while performing substantive testing, substantive क्या होती है, एडिशनल टेस्टिंग। ये आज एक टर्म याद कर लें, इरॉक वीएमपी, EROOC इरॉक वीएमपी। ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शंस है, कोई भी एसेट आपका हो, कोई भी लाइबिलिटी हो, कोई भी आपकी इनकम हो, कोई भी आपकी एक्सपेंसेस हो, किसी भी इदारे की हो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की हो, किसी भी सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की हो, ये जो असर्शंस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस हैं, ये हर एसेट को, हर लायबिलिटी को, हर एक्सपेंस को, हर इनकम को, ये किसी भी लेवल पे, किसी भी इदारे में वाउच करने में आपके काम आएगी। याद रखिए, इरॉक वीएमपी, ये वो निमोनिक्स है जो हमने खुद से इनिशिएट किया, हमने याद रखने के लिए, ताकि हम ये चीजें भूल लेना। ई स्टैंड फॉर existence, R stands for right of an asset, O stand for obligation of the entity, O stand for occurrence of a transaction, C stand for completeness, V stand for valuation, M stand for measurement, P stand for presentation and disclosures। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। Existence, an asset or liability should exist at the balance sheet date. Now, अब being the finance student, आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट डेट क्या होती है। ज्यादातर इदारों की 30 जून होती है, 30 जून से कि दिस इज 2020, तो 30 जून 2020। कुछ इदारे जैसे कि बैंकिंग सेक्टर होता है, इनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब एंड होता है, वो 31 दिसंबर को होता है। सो एन एसेट और लायबिलिटी शुड एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। सो अगर आपका क्लाइंट 30 जून को, या कोई बैंकिंग सेक्टर में अगर आपका कोई क्लाइंट है, तो वो 31 दिसंबर को ये क्लेम कर रहा है कि मेरी बैलेंस शीट में ये 10 काइंड्स ऑफ एसेट्स है या 10 काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज हैं, दिस शुड एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। तो आपने उसको फिजिकली चेक करना है कि ये आपने वेदर ये जो एग्जिस्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हैं, क्या ये एसेट्स एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं क्लाइंट के साथ कि नहीं कर रहे हैं। आप उन एसेट्स को क्या करते हैं, फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह राइट ऑफ एन एसेट इज द राइट ऑफ द एंटिटी एट द बैलेंस शीट डेट। अगर आपके क्लाइंट ने ये एक क्लेम किया है कि मेरा ये जो एसेट है ये मेरी एंटिटी का है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है, एंटिटी का। याद रखिए, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर द टू डिफरेंट एंटिटीज। तो अगर एक एसेट किसी इंडिविजुअल के नाम पे है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एसेट बिजनेस का नहीं है, बिजनेस का एसेट जो होगा बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर आपके बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है कि हमारे पास 10 काइंड्स ऑफ व्हीकल्स हैं या 10 व्हीकल्स हैं, तो हमने प्रेमिसेस में तो खड़े होंगे ना 10 व्हीकल। क्लाइंट कह सकता है हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे व्हीकल्स हैं। नो, आपने कैसे चेक करना है, आपने राइट चेक करना है, आपने एंटाइटलमेंट चेक करनी है। आप कहेंगे अच्छा ये जो बैलेंस शीट में जो आपके पास अपीयर हो रहे हैं एसेट्स, आप इनकी जरा हमें डिटेल दे दें। ये कौन सी गाड़ी है, ये टोयोटा की गाड़ी है, ये होंडा की गाड़ी है, ये सुजुकी की गाड़ी है, ये क्रोला गाड़ी है, ये डबल केबन है, ये जो है ये कार है, या जो कोई छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, कोई ट्रक है या व्हाटएवर। आप उसके में स्पेक्स दें, आप उसकी हमें मेक दें, आप उनके हमें मॉडल दें, और आप उनकी लिस्ट दें, और उसके साथ साथ आप इन सबकी रजिस्ट्रेशन बुक्स भी दें फॉर द पर्पस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट। हम रजिस्ट्रेशन बुक में एज एन ऑडिटर इसको देखेंगे कि क्या वेदर ये जो 10 व्हीकल या 10 व्हीकल्स हमारे क्लाइंट ने क्लेम किए हैं, क्या ये वाकई एंटिटी के नाम पे हैं, और क्या ये वही व्हीकल्स हैं जो प्रेमिसेस में खड़े हैं, जो क्लाइंट के प्रेमिसेस में खड़े हैं। यहाँ पे आप एसेट्स की एंटाइटलमेंट, एसेट की ओनरशिप चेक कर सकते हैं। इस तरह ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। हमने एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर हमने ये असर्शन इंश्योर करनी है कि जो लायबिलिटीज क्लाइंट ने क्लेम की है, क्या ये वाकई क्लाइंट की है या नहीं है। क्लाइंट ने क्लेम कर लिया कि मैंने मैसेज एबीसी एंड कंपनी को 10 मिलियन देना है, क्लाइंट ने ये क्लेम किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि मैंने 15 मिलियन मैसेज एक्सवाईजी एंड कंपनी को देना है, तो हम ये लायबिलिटीज कैसे क्लेम करेंगे। हम ये लायबिलिटीज इस तरह से वेरीफाई करेंगे कि हम इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव कंफर्मेशन दैट वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड इन आवर लेसंस। यहाँ पे हम पॉजिटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव कंफर्मेशन से हम काम चलाएंगे। occurrence, a transaction or event took place which pertains to the entity। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो इनकर हुई है जो बिजनेस से क्लेम किया कि ये मेरी है, तो आपने ये चेक करना है कि क्या वाकई। अब ये भी तो हो सकता है मैं कोई अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर करूं,
और सिर्फ बुक्स को पूरा करने के लिए उसको मैं बिजनेस में शो कर रहा हूँ। बट देन ऑडिटर के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेरीफाई करने के लिए, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं कि ये देखना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन इनकर हुई है क्या ये वाकई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है या किसी इंडिविजुअल की तो नहीं है। लाइक कंप्लीटनेस, नो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन। हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन इन रिगार्ड टू एसेट्स, हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन इन रिगार्ड टू लायबिलिटीज, हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन इन रिगार्ड टू एक्सपेंसेस और इनकम शल जो है ना शुड बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो है ना अनरिकॉर्डेड उनसे रह जाए। देयर में भी एरर्स लाइक एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें हम ट्रांजैक्शन करने भूल जाते हैं। ट्रांजैक्शन करना भूल गए ना, जब पेमेंट करेंगे तो उसका पेमेंट रिकॉर्ड तो बैंक स्टेटमेंट में मिल जाएगा। जब हम पेमेंट सेक्शन, एक ऐसी पेमेंट जो कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होगी लेकिन उसकी सपोर्टिंग में कोई वाउचर नहीं आ रहा होगा, तो हम क्लाइंट को कह सकते हैं कि भाई सर मुझे ये पेमेंट की डिटेल तो दें। तब एरर ऑफ ओमिशन कहाँ पकड़ा जा सकता है? वो जाके बैलेंस शीट में, वो जाके बैंक स्टेटमेंट में पकड़ा जा सकता है। जब आप उसकी सपोर्टिंग में जाएंगे और सपोर्टिंग में मालूम हो कि वाउचर नहीं पड़ा, देन आप उसको वाउचर पर जो है पास करवाएंगे क्लाइंट से, तब उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। कंप्लीटनेस ये हमने कर लिया। वैल्यूएशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर करेक्टली वैल्यू। देखिए हमारे एसेट जो है वो करेक्टली वैल्यूड है। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 मिलियन का एसेट 10 मिलियन में शो कर दिया है टू ओवरस्टेट माय एसेट्स। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपनी लायबिलिटी जो है 3 मिलियन की है लेकिन मैंने उसको 1 मिलियन पे शो कर दिया है, अंडरस्टेट कर दिया, ऐसा नहीं। एसेट्स हो या लायबिलिटीज हो शुड बी करेक्टली वैल्यूड। अगर एक मेरा एसेट 10 मिलियन का है, से लैंड एंड बिल्डिंग है, और मैंने उसकी जो रिवैल्यूएशन नहीं की, ईयरली रिवैल्यूएशन, फिक्स एसेट्स की रिवैल्यूएशन होती है हर साल ना, तो अगर हम उसका रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट नहीं लेते तो ये भी इसकी अंडरस्टेटमेंट में आ जाएगी। तो ये जो है ना assets and liabilities are correctly valued. So E stands for existence, ROC are right of an asset, obligation, occurrence, completeness, valuation. Measurements, transactions are properly recorded as to amount, as to revenue or expense is allocated to the proper period. इनकम हो, एक्सपेंस हो, ये प्रॉपर पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 30 जून के जो भी एक्सपेंडिचर है वो हम जुलाई में जो है जाके बुक करें, या जुलाई के भी एक्सपेंडिचर हम जून में डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पीरियड में होना चाहिए। कट ऑफ डेट होती है कि जो आपने इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, आपके एसेट्स हैं या लायबिलिटीज शुड बी रिकॉर्डेड जो है इन द रेलेवेंट पीरियड in which the transaction is incurred. So presentations and disclosures, items are properly classified and disclosed and described in accordance with acceptable accounting policies and relevant laws. हमारी जितनी भी assets की presentation होगी, liabilities की presentation होगी, आपको जो IAS 1 है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, वो बताता है आपको कि आपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे प्रेजेंट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन कैसे होनी है। तो तमाम जो है हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज जो भी हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। अब ये जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेक्शंस को डिस्कस किया है, ये तो वो पॉइंट है, लेकिन हमने करने कैसे, ऑडिट की टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। हमने ये इरॉक वीएमपी, एग्जिस्टेंस, राइट्स, ऑब्लिगेशन, अक्रेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, मेजरमेंट, प्रेजेंट, इनको हमने टेस्ट कैसे करना है, टेक्निक्स ऑफ ऑडिट टेस्टिंग। इंस्पेक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनिंग रिकॉर्ड। याद रखिए क्लाइंट का काम होता है प्रिपरेशन। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट or the management. Accountant is a part of the management in the entity. So financial statements are prepared by the management and examined by the auditor. So it consists of examining cost, documents of tangible assets. किसी भी tangible assets के ले लें, किसी भी intangibles के ले लें, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अपने रिकॉर्ड्स को आप इस तरह वॉच कर सकते हैं। इंस्पेक्शन करनी है आपने, एग्जामिनेशन करना है आपने, प्रिपेयर नहीं करनी क्लाइंट की जाके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन ऑब्जर्वेशन, इट कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट प्रोसेस और प्रोसीजर्स performed by the others such as physical inventory count. जब आप क्लाइंट के प्रेमिसेस में जाते हैं, 30 जून के बाद जाते हैं, आप उसको वेरीफाई करते हैं किसी भी चीज को, इन्वेंट्री को, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप खुद ही जाके चीजों को गिनना शुरू कर दें। क्लाइंट का काम है कि आपको एक स्टॉक शीट देगा कि ये हमारे स्टॉक आइटम्स हैं, ये आप हमारे पास से के 50 काइंड्स ऑफ मटेरियल्स हैं। अब हम उसको कहेंगे कि सीरियल नंबर 20 पे जो मटेरियल आ रहा है ये हमें जरा वाउच करवा दें, वो आपको मटेरियल काउंट करवाएंगे। तो वो फिर अपने किसी असिस्टेंट को या आपके उसके सामने वो मटेरियल निकाल के रखेंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे। आपने एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपने खुद नहीं गिनने बैठ जाना 1 2 3 सो नो, ये इट इज नॉट योर जॉब एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर। आपने ऑब्जर्व करना है उस फिजिकल काउंट को, वो आपके सामने काउंटिंग कर रहे हैं, वो आपके सामने मटेरियल रख रहे हैं, आपने उसको ऑब्जर्व करना है। देन नेक्स्ट ऑडिट टेक्निक इज
इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। इंक्वायरी में ये होता है कि हम क्लाइंट से, क्लाइंट के स्टाफ से या थर्ड पार्टी से हम सीकिंग इंक्वायरी करते हैं, सीकिंग ऑडिट एविडेंस करते हैं, उनसे क्यूरीज करते हैं। जो भी इंक्वायरीज हमारी होंगी, जो भी हमारी क्यूरीज होंगी, हम क्लाइंट से, क्लाइंट के स्टाफ से या कोई थर्ड पार्टी जो रिलेटेड थर्ड पार्टी होगी उससे हम जो है इंफॉर्मेशन सीख करते हैं। और उस इंफॉर्मेशन सीख करने के जवाब में जो हमारे पास एविडेंस आती है, जो हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, उसको क्या कहते हैं? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन इज व्हाट? कंफर्मेशन इज अ रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी। देन हमारे पास इन्हीं इरॉक वीएमपी को टेस्ट करने के क्या तरीके होते हैं? इट मींस अरिथमेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा एंड इंक्लूड्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फॉर एग्जांपल हम इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री के अंदर अगर हमारे पास 50 काइंड्स ऑफ मटेरियल्स हैं, तो 50 काइंड ऑफ मटेरियल्स की क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यूज भी आ रही होंगी। हमने उन वैल्यूज को सबको प्लस करना है, माइनस करना है। जाहिर है there will be in addition in store inventory, there will be deletion, there will be stock coming in, stock going out। तो हमने जो फाइनल फिगर्स होंगे, जो हमारा बैलेंस स्टैंड कर रहा होगा 30 जून को, हमने उनके तमाम जो प्लस माइनस चेक करने के बाद जो वैल्यूज हैं उनको प्लस करना है। तो दिस इज व्हाट कंपटीशन। Analytical review, it consists of studying significant ratios and comparison of financial information with prior periods and investigation unusual fluctuations। हमने अगर एक इदारे का ऑडिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं टेलीकॉम की यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ। अगर हम टेलीकॉम के इदारे की जो है कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं मोबलिंग की मिसाल लेता हूँ, पाकिस्तान टेलीकॉम मोबाइल की मोबलिंग की मिसाल लेते हैं। अगर हमने उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को असेस करें एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, अगर सिर्फ मोबलिंग की ही करनी है, एक इदारे की करनी है ना, तो हम उसका फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे उसके फॉर एग्जांपल हम सेल्स रेवेन्यू की बात करें, उसकी सेल्स कितनी थी 2019 में, कितनी थी उसकी सेल्स 2018 में, कितनी थी उसकी सेल्स 2018 में, कितनी थी 2017 में, कितनी थी 2016 में, कितनी थी। हमें ये तमाम चीजें देखनी है। लेकिन अगर उसको मैं इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करता हूँ, तो फिर मैं देखूंगा कि मोबिलिंग की सेल्स 2019 में कितनी थी, यूफोन की सेल्स 2019 में कितनी थी, और जोंग की सेल्स उसमें कितनी थी 2019 में कितनी थी। हम इंडस्ट्री के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, और हम विद इन द इंस्टीट्यूशन या विद इन द ऑडिट लाइन भी हम इसकी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं या इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड देन हमें देखना पड़ेगा कि अगर वेरिएशन आ रही है तो क्यों आ रही है। अगर हमारे पास वेरिएंसेस आते हैं, उनको हमने अकाउंट फॉर करना है, उनको हमने गिनना है। देन आवर नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ईबीसी की कंटिन्यूएशन में ISA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म टू द इन द ऑडिटिंग प्रोसेस एंड आर यूज्ड एज अ प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड रिव्यू स्टेज ऑफ ऑडिट। अब जब हम क्लाइंट के ऑडिट प्लान कर रहे होते हैं, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी क्या होती है? एक इजाफी टेस्टिंग होती है, ये हम उस वक्त कर रहे होते हैं। तो ये सारी इंडस्ट्रियल एवरेजेस, जैसे कि हमने अभी मोबलिंग की मिसाल को डिस्कस किया कि मोबलिंग के अपने रिजल्ट्स क्या हैं या मोबलिंग के बाकी इंडस्ट्री के साथ रिजल्ट क्या है, तो ये हमने चीजें इसमें देखनी है। दे आर डिफाइंड इन ISA 520 analytical procedures as analytical procedures are identified as type of substantive procedures for obtaining audit evidence. It means study of significant ratios, comparison of figures of the same item with the last year figure and investigation of unusual fluctuation। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एनालिटिकल प्रोसेस के पर्पस क्या होते हैं? टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट बिजनेस। आप बिजनेस के क्लाइंट के बिजनेस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। टू लोकेट एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन, तो ये हमने आपको याद होगा ऑडिट की प्लानिंग के हम अंदर भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था कि हम एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ वर्क, डिवोटिंग एप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। सो मैंने बोला ना कि हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स को एट प्लानिंग स्टेज पे ये हमारे किस तरह काम आते हैं। Assess the extent of various audits to be performed, to carry out the general review of the financial information, to confirm conclusions drawn from the audit procedures। अब ऑडिट प्रोसीजर्स अगेन हम बात करते हैं मेथड्स इसके क्या होते हैं। करंट एंड प्राइयर फिगर्स, या मैंने अभी मोबलिंग की बात की, करंट एंड बजटेड फोरकास्ट फिगर्स। अब देखिए कि हम जब बजट बनाते हैं तो बजट क्या होता है? बजट आपका क्या होता है? हाइपोथेटिकल फिगर्स होते हैं व्हिच आर सेट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और बिफोर द फाइनेंशियल ईयर। अब हमने फर्ज करें एक सेल्स का टारगेट हमने सेट किया था फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, वो था से 10 मिलियन था। लेकिन अब वो बाय द एंड ऑफ जून 20 हमें पता चलेगा वो 8 मिलियन ही हमारे सेल्स रेवेन्यू का जो टारगेट है वो अचीव हुआ है। तो अब हमने देखना है कि ये फ्लक्चुएशन क्यों आई है, ये 2 मिलियन जो हमारी सेल्स अंडरस्टेट हुई है बजटेड फिगर से क्यों कम आई है। जब हम वेरिएशंस को करते हैं तो दिस इज व्हाट कंट्रोल प्रोसीजर्स। क्लाइंट एंड इंडस्ट्री एवरेजेस, ये भी हमने देख लिया कि इंडस्ट्री के अंदर हमने मोबलिंग को डिस्कस कर लिया, यूफोन के साथ हमने मोबलिंग को डिस्कस कर लिया, जोन के साथ, और विद इन सेम इंस्टीट्यूशन हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब ये देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स की एक मिसाल और भी दे देता हूँ। हम अगर किसी क्लाइंट के पास गए, हमने मोबलिंग का देखा कि मोबलिंग की जो है 20% सेल्स जो है सब बढ़ी है, हम तो वेरी गुड, आपका तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने सिर्फ सेल्स को नहीं देखना ना, हमने इसके साथ बाकी चीजों को देखना है। हम ये देख रहे हैं कि ओ माय गॉड, यहाँ पे तो इसकी जो डिलीवरी कॉस्ट है जो कि वो तो 50% बढ़ गई है,
तो सेल्स रेवेन्यू हमारा बढ़ा है 20%, जबकि डिलीवरी कॉस्ट जो बढ़ी है वो हमारी बढ़ी है 50%। तो ये तो इन लाइन तो यही होना चाहिए कि अगर आपकी सेल्स 20% बढ़ी है तो डिलीवरी कॉस्ट भी जो 20% नहीं होनी चाहिए, लेकिन 50% क्यों है? अब जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो अब इसमें से दो या तीन रीजन हो सकती हैं। एक रीजन तो ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग इन इस्लामाबाद, मे बी इन एनी सिटी वे यू आर सिटिंग, तो अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं तो आप ये देखेंगे अब मे बी कि ये जो हमारी 20% सेल्स रेवेन्यू बढ़ा है ये हमारा बढ़ा है साउथ रीजन में, या अगर आप साउथ रीजन में बैठे हैं तो आपका सेल्स रेवेन्यू बढ़ाया है नॉर्थ रीजन में, इस तरह से हो सकता है। अब मैं बैठा हूँ इस्लामाबाद में और मेरी सेल्स बढ़ी है साउथ रीजन में कराची वाली साइड पे, तो ज़ाहिर जब मेरी चीज़ें वहाँ पे डिलीवर कर रही है तो मेरी शिपमेंट कॉस्ट बढ़ गई ना, मेरी डिलीवरी कॉस्ट बढ़ गई, तो मेरी सेल्स रेवेन्यू 20% बढ़ा है लेकिन डिलीवरी कॉस्ट मेरी कितनी बढ़ गई है, वो 50% बढ़ गई है। या इसमें एक और भी चांस हो सकता है, देयर में बी एरर इन सेल्स, देयर में बी एरर इन सेल्स और एरर इन डिलीवरी कॉस्ट। तो इस चीज़ को ये समझने के लिए ये आपको कि हम जितनी डिटेल में जाएंगे ये डिटेल्स तो ख़त्म होने वाली नहीं है। तो हमने डिस्कस कर लिया आज ऑडिट एविडेंस को, हमने डिस्कस कर लिया कि ऑडिट एविडेंस ये जो हमें कहाँ से आती है, उसके इंटरनल सोर्सेज, उसके एक्सटर्नल सोर्सेज, उसके जनरल सोर्सेज। देन हमने डिस्कस कर लिया द मोस्ट एंड हॉट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जाम में की शान समझ लेके होता है कि एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में या ग्रेजुएट प्रोग्राम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेशंस, आपको ये निमोनिक्स हमने खुद बनाए होते हैं ताकि तो आपको एक शॉर्ट पॉइंट ज़हन में हो, हम उसको बाद में एक्सप्लेन कर सकें। इराक वीएमपी, E stand for existence, R stand for right of an asset, O stand for obligation of the entity, O stand for occurrence, C stand for completeness, VMP, V stand for valuation, M stand for measurement, and P stand for presentation and disclosure। हम सब जानते हैं कि हमारी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं that should be presented in accordance with IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में इसकी प्रेजेंटेशन का जो है वो दिया गया है। उसके बाद हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स को डिस्कस किया। एनालिटिकल प्रोसीजर जो करते हैं हेल्प आउट करते हैं हमें क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में, क्लाइंट का जो बिजनेस की पोजीशन होती है लास्ट 12 मंथ्स में उसको अंडरस्टैंड करने में, क्लाइंट्स की जो भी वेरिएशंस आती हैं बजटेड फिगर्स में, एक्चुअल फिगर्स में, करंट ईयर फिगर्स में, प्रायर ईयर फिगर्स में, वो वेरिएशंस को हम फाइंड करते हैं। उन वेरिएशंस को जब हम सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे सामने क्लाइंट की अगर कोई इफ देयर आर एनी वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, इफ देयर आर एनी एरर्स, तो वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑडिट एविडेंस का जो है चैप्टर समझ आया होगा। और अगर इफ़ देयर इज़ एनीथिंग लेफ्ट नॉट अंडरस्टूड, मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहता हूँ कि आप ऑडिट एविडेंस का सब्जेक्ट कहीं से भी पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें। अगर आपको वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है आप मेरे से डिस्कस करें। आप मुझे हमेशा अपनी साइट पे जो है ना पाएंगे। आई विल ऑलवेज बी देयर टू एड्रेस योर क्यूरीज एनी टाइम एंड आई सी यू ऑल शॉर्टली इन क्वेश्चन आंसर सेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।